हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूरियर क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे असाइनमेंट नंबर सेकेंड, जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सिद्धांत और विधियां का जो हमारा दूसरा असाइनमेंट है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा किया था, पिछले वीडियो में जो हमारा असाइनमेंट फर्स्ट था इसी सब्जेक्ट से, उस पर हमने चर्चा किया था। उसका टॉपिक था शिक्षण की अवधारणा और विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। इस पर हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। इस वीडियो में हम देखते हैं असाइनमेंट सेकेंड पर, जिसका टॉपिक है हमारा अध्यापन के शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अंतर करें। यह हमारा असाइनमेंट सेकेंड। और पिछले वीडियोज़ में हमने पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट जो भी हमारा है, जैसे कि नागरिक शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, जैविक विज्ञान और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट की आवश्यकता और प्रोजेक्ट वर्क भी हम अगली वीडियो में अपने कराने वाले हैं की आवश्यकता होती है, तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप एक बार प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर असाइनमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट के असाइनमेंट नंबर सेकेंड पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एक बार अभ्युदय क्लासेज यूपी को। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, या इसे हम भूमिका भी लिखते हैं। ठीक है, आपको जो सुविधा लगे, प्रस्तावना या भूमिका, आप वो लिख सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखना है। आज के प्रजातांत्रिक युग में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, सभी को समानता, आदर एवं स्वतंत्रता के समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की अक्षुण्य बनाए रखने के लिए तथा मनोविज्ञान के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षण विधाओं की आवश्यकता की गई जिसमें छात्र शिक्षा के केंद्र में हो। ठीक है, इसमें हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जिसमें छात्र केंद्र में हो, छात्र की रुचियों क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाल केंद्रित रूप में गठित किया गया, जिसमें शिक्षण के स्थान पर अधिगम को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। शिक्षक शैक्षिक परिस्थितियों को गठित करने एवं संचालित करने की भूमिका निभाता है। छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। वह चाहता है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठाए। अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्ण अनुभव, दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। अध्यापक द्वारा प्रयोग लाई गई विधाएं या उपागम, इसे ही हम अप्रोच कहते हैं, इसको अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। ठीक है, उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। अब हम देखते हैं आगे। इनने का स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण उपागम। सबसे पहले शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण उपागम पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम पर चर्चा करेंगे और फिर इन दोनों के बीच क्या अंतर है उसको देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लर्नर सेंटर टीचिंग अप्रोच या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण उपागम। इसमें देखते हैं प्राचीन की शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। हम सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ लिया है कि प्राचीन समय में किस तरह शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, और वर्तमान में मनोविज्ञान में हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान के आने के बाद कैसे हमारी शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित हो गई है। ठीक है, प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार से शिक्षा देता था। ठीक है, इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा है। जैसे कि अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि मनोविज्ञान के प्रवेश के बाद बाल केंद्रित शिक्षा हमारी हो गई है। वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है वह हमारी बाल केंद्रित यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित ही है। पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी, जिसमें शिक्षक प्रधान होता था तथा बालक का स्थान गौड़ होता था, और अभी क्या है, बालक का स्थान मुख्य है, प्रमुख है। ठीक है,
अब बालक की रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं को महत्व दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ये हमने अपने पिछले उसमें भी लेक्चर में भी समझा था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि जो हमारे बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो बालक का सर्वांगीण यानी कि पूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, जैसा कि उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास करना होता है। ओके, अब देखते हैं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। हेडिंग लिखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। इसमें देखते हैं बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है हमारा वह है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। मनोविज्ञान की ही देन है ये, इसीलिए पहला पॉइंट मनोवैज्ञानिक शिक्षण। इसमें लिखेंगे यह शिक्षण पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूपेण मनोवैज्ञानिक है या होता है। ठीक है, बाल प्रधान शिक्षण दूसरा पॉइंट है हमारा। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। तीसरा, रुचियों और क्षमताओं का विकास। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण। इसमें बालक सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण ढंग से अर्जित करता है। अगला पॉइंट आत्माभिव्यक्ति के अवसर। इस शिक्षण में बालकों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा व्यवहारिक तथा सामाजिक में देखते हैं। यह शिक्षण बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था, व्यवहारिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा ही बालक का होता है। सर्वांगीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य ही है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इसमें देखते हैं इस शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है जिससे बालक के मस्तिष्क का विकास हो सके। जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि मानसिक और बौद्धिक विकास भी इसका मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। अब हम देखते हैं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का महत्व। हेडिंग लिखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का महत्व। इसको पॉइंट में लिखते हुए चलेंगे, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, इस शिक्षण में शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वह बालक होता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसा कि हम आगे ऊपर समझते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा, इसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित किया जाता है तथा पांचवा पॉइंट है, बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। छठा पॉइंट, बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा सातवां पॉइंट है, बालक द्वारा स्वयं किए गए कार्य से मानसिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। और आखिरी पॉइंट है, इससे उसे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। जैसा कि हम ऊपर समझते हुए आ रहे हैं कि बालक का सर्वांगीण यानी कि उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सब सर्वांगीण में यही आता है हमारा। जितने भी विकास है, जितने भी प्रकार के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी करने में उसे सहायता मिलती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से। ठीक है, अब देखते हैं आगे शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम। ये क्या होता है शिक्षण केंद्रित शिक्षण उपागम, इस पर चर्चा करते हैं। टीचर सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच, जैसा कि नाम से स्पष्ट है शिक्षक केंद्रित, यानी कि अगर हम नाम में देखेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम में भी पूछेगा तो हम आसानी से लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा तो हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी हेडिंग का या किसी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, उत्तर खुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाता है। ठीक है, जैसा कि नाम में स्पष्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक इसमें केंद्र में होता है यानी कि शिक्षक मुख्य होता है। शिक्षक केंद्रित का अर्थ हो गया शिक्षण यानी कि टीचिंग, उपागम अप्रोच जिसमें शिक्षण ही मुख्य होता है और छात्र इसमें जब शिक्षक प्रधान होगा तो छात्र की भूमिका गौड़ ही होगी। तो ये शिक्षक केंद्रित नाम से स्पष्ट है कि शिक्षण उपागम है। इसमें देखते हैं
शिक्षण केंद्रित शिक्षण वह है जो अध्यापक द्वारा अपने विषय विशेष के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर छात्रों को शिक्षा देता है। अर्थात अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता होता है और उस विषय से संबंधित बिंदु के विषय में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता है। यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षक अध्यापन के दौरान जिन क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों का प्रयोग करता है वे सभी गतिविधियां ही उसकी शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षण केंद्रित होता है। इसका मूल आधार शिक्षक का आदर्श भी होता है कि वह सकारात्मक और अच्छेपन की परिधि में कितना समाहित है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत परीक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। शिक्षक इसी से बालकों का मूल्यांकन करते हैं। वे शिक्षण के परिणामों की जांच परीक्षा द्वारा करते हैं। शिक्षक विभिन्न विधियों द्वारा शिक्षण करता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी नई तकनीकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अर्थ को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, परंतु उक्त मतों के आधार पर इसके संबंध में निष्कर्ष के तौर पर निम्नांकित बिंदु बताए जा सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वो पॉइंट हैं, पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इतना क्लियर है जैसा कि नाम में ही स्पष्ट था, शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम। तो इसमें आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या मैटर लिखना है, क्या चाहिए वो हम यहाँ से फिर लिख लेंगे। बस हमें समझ लेते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सही रहता है, क्लियर रहता है, बन जाता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें पहला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षण का संचालन शिक्षक केंद्रित शिक्षण द्वारा किया जाता है। ओके, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक अपने विषय के मूलभूत बिंदुओं के अनुसार अध्यापन कार्य का निष्पादन करता है तथा इसके अंतर्गत अध्यापन अपने विषय के अतिरिक्त व्यवहारिक और कुशल ज्ञान का भी ध्यान रखते हैं। अध्यापक यहाँ पे कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो जाता है कभी कभी। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट इसमें है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक भाषण देते हैं और छात्र छात्राएं इसे सुनते हैं। इस प्रकार शिक्षक केंद्रित शिक्षण के संबंध में कई तथ्यात्मक बिंदु बताए जा सकते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम, शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम में छात्रों को ज्ञान और जानकारी पारित करने के लिए शिक्षण प्राथमिक भूमिका होती है। इस उपागम में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें व्याख्यान विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। अब हम देखेंगे व्याख्यान विधि क्या होता है तथा शिक्षण शैली क्या होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये हमारे पॉइंट आए हैं, तो इसे हमें लिखना ही है असाइनमेंट में अपने। जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को शिक्षण देता है, यह विधि शिक्षक पर केंद्रित होती है तथा शिक्षण शैली द्वारा शिक्षक छात्रों को किस प्रकार ज्ञान देता है यह निम्न है। अब ऐसे कर लेंगे, पॉइंट 1 में व्याख्यान विधि तथा दूसरे पॉइंट में हमारा शिक्षण शैली है। फिर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में भी आप इसे कर सकते हैं एक्सप्लेन, और अगर कॉपी भरनी हो असाइनमेंट की तो आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट की कॉपी भरनी भी ज़रूरी होती है, हम सभी को पता है। ओके, अभी देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं व्याख्यान विधि क्या होता है। निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति साधन जो है व्याख्यान ही है। ये हम सभी ने व्याख्यान विधि के लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। जिस काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी तथा हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य होता था। आज व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। हम सभी को पता है जो कॉलेज में चलता है हमारा लेक्चर ही चलता है, ठीक है, तो लेक्चर के द्वारा ही हम जो उच्च कक्षाओं में ये व्याख्यान विधि चलता है, तो हम अपने नोट्स खुद भी तैयार कर लेते हैं तथा टीचर्स भी कभी कभी नोट्स दे देते हैं उच्च कक्षाओं में, ठीक है। उच्च कक्षाओं के सारे विद्यार्थी सिर्फ विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते। व्याख्यान देना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं, व्याख्यान के साथ आवश्यक है कि उनकी जिज्ञासा के लिए प्रश्न किए जाएँ तथा श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। ओके, व्याख्यान से अभिप्राय होता है शिक्षक द्वारा किसी विषय की बाल की खाल निकाल देना, अर्थात विषय वस्तु की गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। जैसा कि हम सभी को पता है व्याख्यान द्वारा जब हमारे टीचर हमें लेक्चर देते हैं तो वो 0 से 0 से शुरू करते हैं तथा जो भी उसमें मैटर होता है वो छात्रों को उपलब्ध कराते हैं व्याख्यान के द्वारा। ओके, इसीलिए कहा गया कि व्याख्यान का जो तात्पर्य है या अभिप्राय है कि शिक्षक द्वारा किसी विषय की बाल की खाल निकाल देना है। ओके, अब आगे देखते हैं, यह परिचर्या का विस्तृत अंश है। यह माना जाता है कि जो अध्यापक जितना अच्छा व्याख्यान दे सकता है उसकी कक्षा उतनी ही भरी रहती है। व्याख्यान शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति होती है।
इसमें शिक्षक विषय पर अधिकार रखता हुआ क्रमबद्ध अपने ज्ञान के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्री व्याख्यान युक्ति को परंपरागत एकमार्गीय वैज्ञानिकता से दूर विधि मानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ शिक्षक ही लेक्चर देता है। लेकिन जो वर्तमान समय में हमारा है, क्या होता है, छात्र भी प्रश्न पूछते हैं तथा शिक्षक उसका उत्तर देता है, व्याख्यान के द्वारा ही, लेक्चर के द्वारा ही उत्तर देता है। ये हमने ऑलरेडी व्याख्यान को अपने उसमें लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, लेक्चर विधि को, लेक्चर मेथड को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वो ज़रूरत हो तो आप उसे भी एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। ओके, आगे देखते हैं हम। इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि व प्रभावयुक्त माना जाता है। अभी देखते हैं व्याख्यान के प्रकार। व्याख्यान के कौन कौन से प्रकार हैं। औपचारिक है तथा अनौपचारिक, दो प्रकार के व्याख्यान होते हैं। औपचारिक में क्या होता है, कक्षा में विषय की सीमा में बंधा हुआ होता है तथा जो टीचर होता है, तथा जो अनौपचारिक में होता है कक्षागत परिस्थितियों की सीमा से दूर होता है। ये औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक क्या होता है, उस पर भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर एक कोटेशन है, उसे आप देख सकते हैं। एच क्लार्क और इरविन एस स्टार्स के अनुसार इन्होंने कहा है, व्याख्यान विधि में औपचारिक से अनौपचारिक व्याख्यान तक पहुंच जाता है, इसमें कुछ अन्य तथ्यों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं शिक्षण शैली यानी कि टीचिंग स्टाइल क्या होता है, इसको देखते हैं। शिक्षण शैली वे साधन है जो बालकों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। अर्थात शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व पूरी तरह से अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। जैसा कि हमने अपने पाठ्य योजना में ये बातें, पाठ्य योजना का जो लेक्चर था उसमें हमने ये सारी बातें समझ रखी है कि टीचर को कक्षा में जाने से पहले एक योजना बना लेनी चाहिए कि कैसे, कब और कितना मैटर हमें इतने टाइम में, इतने वक्त में हमें पढ़ाना है और ख़त्म करना है। पाठ्य योजना क्यों बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है। ये सभी ऑलरेडी हमने चैनल पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं हो सकती जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी हो सकती है। ओके, अतः बाल शिक्षा की उपागम शिक्षक को शिक्षण के लिए प्रेरित करता है। बाल शिक्षा का उपागम यह है कि शिक्षक पूरी तैयारी के साथ अपनी शिक्षण कार्य को करे। ठीक है, पूरे मनोयोग के साथ। अभी देखते हैं शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अंतर, जो कि हमारा टॉपिक, इस असाइनमेंट का टॉपिक ही है, अध्यापन में शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अंतर करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अलग अलग शिक्षक केंद्रित को समझा क्या होता है, फिर शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है उसको समझा। अभी इन दोनों के बीच हम ऐसे करके अंतर लिखते हैं कि क्या अंतर होता है। ऐसे करके लिखने से ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है और प्रभाव बनता है। ओके, सबसे पहले दो बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच, दूसरे में लिखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें देखते हैं, इसमें पॉइंट में लिखते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं हम, प्रशिक्षक पर इसमें ध्यान केंद्रित होता है, तथा इसमें शिक्षार्थी केंद्रित में लिखेंगे छात्र और शिक्षक दोनों पर ध्यान होता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षक केंद्रित में छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है और छात्र इसमें सक्रिय श्रोता होता है, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित है तो छात्र जाहिर सी बात है सक्रिय श्रोता होगा, और शिक्षक केंद्रित होता है तो छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, क्योंकि उसमें टीचर ही प्रधान होता है, वही व्याख्यान देता है, वही अपना काम निपटा के निकल जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, शिक्षक ज्ञान का आपूर्ति करता है। शिक्षक एक सुविधा के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षक वार्ता और छात्रों को सुनते हैं। प्रशिक्षक और छात्र दोनों वार्ता करते हैं। कक्षा चुप है यानी कि इसमें कक्षा चुप रहती है क्योंकि टीचर का डर रहता है, और इसमें कक्षा शोर करती है। ओके, प्रशिक्षक छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करता है और छात्र अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन इसमें करते हैं शिक्षार्थी केंद्रित में। सातवां और आखिरी पॉइंट है, प्रशिक्षक विषय चुनता है। उसे स्वयं से पढ़ाना होता है, इसीलिए वो स्वयं से विषय चुनता है अपने अनुरूप। लेकिन इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित में छात्र जो है विषय चुन सकते हैं। अगर टीचर आता है कोई तो छात्र ये कह सकते हैं हमें ये नहीं ये पढ़ना है, तो टीचर को उसे पढ़ाना ही है। ठीक है, या पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। इसको लिखेंगे हेडिंग निष्कर्ष कंक्लूजन।
किसी भी कार्य को करने के बाद हमारा निष्कर्ष एक आता है निकल के, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण पारंपरिक है, लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण आधुनिक है। हम सभी को पता है, अभी हमने ऊपर भी समझा, अगर यह सही तरीके से चलाया जाता है तो यह एक बहुत ही उपयोगी तरीका है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में छात्रों ने अपना सारा ध्यान शिक्षक पर लगा दिया। यहाँ केवल शिक्षक वार्ता और छात्र ही शिक्षक को सुनते थे, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षार्थी प्रमुख होता है तथा इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ध्यान केंद्रित करते हैं तथा सक्रिय रहते हैं, दोनों सक्रिय रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा निष्कर्ष। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा अगला है हेडिंग और आखिरी है, वो होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। ये बहुत से कॉलेज में संदर्भ ग्रंथ सूची लास्ट में लिखवाया जाता है, बहुत से में नहीं लिखवाया जाता है। अगर नहीं भी लिखवाया जाता होगा तो आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, बेस्ट तरीका है असाइनमेंट लिखने का। सबसे पहला देखते हैं, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या लिखेंगे, पुस्तक का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे। पहला है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, इसके लेखक हैं आर.के. सिंह। दूसरा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, डॉक्टर अजय शर्मा। तीसरा शिक्षण के नियम तथा पद्धतियाँ, N.R. स्वरूप सक्सेना। इसका मतलब होता है कि आपने कितने बुक से और कितना मैटर इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ से लिखा। अब आप ये तो लिखेंगे नहीं, अभ्युदय क्लासेज यूपी से लिखा है, ठीक है, तो इसीलिए ये संदर्भ ग्रंथ सूची हम लिखते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।